Chanakya Forum presents रणक्षेत्र। राम, हाँ जी सर। कल के रणक्षेत्र में हमने डिस्कस किया था कि 350 से ज्यादा एक्सप्लोजिव मिले हैं फरीदाबाद में। फिर बाद में खबर आई कि और भी 2.9 टन यानी कि 2900 किलोग्राम मिला अलग अलग जगहों पे, मतलब अलग जगहों पे या फरीदाबाद में ही मिला। हाँ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी। उसके कुछ देर बाद करीब शाम को 7 बजे ये खबर आती है कि दिल्ली के लाल किला पे एक ब्लास्ट होता है। आज का हमारा रणक्षेत्र उसी ब्लास्ट के ऊपर। ठीक है, ये कहानी उतनी सिंपल नहीं है सर। कल जब ये खबर फ्लैश हुई थी कि जो गिरफ्तारी हुई है या जो रेड पड़े हैं, जो उसमें 2 लोगों को पकड़ा है और जो नाइट्रेट की पकड़ हुई है, वो सिंपल सा लग रहा था। लेकिन अब आज के डेट पे अगर हम उसको देखते हैं तो वो एक पूरे नेटवर्क की बात सामने आती है और किस तरह से आतंकवादियों ने या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये पूरा एक मॉड्यूल है जिसे आज हम फरीदाबाद मॉड्यूल कह रहे हैं, किस तरीके से बात सिर्फ कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से एक रेड से शुरू होती है, वो सहारनपुर फरीदाबाद होते हुए अंततः दिल्ली के ब्लास्ट तक आ जाती है। तो पूरा वो जो नेटवर्क है उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, किस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा एक्सप्लेनर पार्ट हमें आज टीसीडी में लेके चलना चाहिए। टीसीडी में तो हमें ये सारी चीजें लेके जानी ही है और हम लेके भी जाएंगे कि कैसे कैसे ये अटैक हुआ और कहाँ कहाँ अटैक, मतलब इसकी प्लानिंग कैसे हुई, इसके पीछे कौन था, कौन सी सारी चीजें हुई। और सबसे पहली गिरफ्तारी होती है डॉक्टर आदिल अहमद राथर की। उसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है। उसका सबसे बेसिक और सबसे पहला आरोप था कि उसने जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए। श्रीनगर में उसको पाया गया। जब उसके पोस्टर्स लगाए गए, उन पोस्टर्स को उसके बिहाफ पे उसको जब सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया, भाई साहब की थोड़ी सी चूड़ियां कसी गई, थोड़ी उसकी जांच की गई, उससे सवाल जवाब हुए तो उसने तोते की तरह सब कुछ बकना शुरू किया। उसने सबसे पहले बताया कि मैंने अपने लॉकर में एक गन छुपाई हुई है, वो गन बरामद की गई। जब और भाई साहब की चूड़ियां कसनी शुरू की गई तो उन्होंने और तोते की तरह बका और वो बताया कि डॉक्टर मुजामिल शकील है, वो पुलवामा का रहने वाला है, वो फरीदाबाद के एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी है वहां पे है, वो उसका साथी है। फिर उससे बातचीत हुई, उसके पास से 350 किलोग्राम से ज्यादा की आपको ये एक्सप्लोजिव मिले, अमोनियम नाइट्रेट मिले। उसके बाद और भी जांच हुई तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के और उधर के इलाकों में फरीदाबाद में करीब 2900 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव मिला। ये एक्सप्लोजिव मिलता है, इन सब की जांच होती है तो पता चलता है, मुजामिल शकील से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि लखनऊ की एक डॉक्टर साहिबा है, डॉक्टर शाहीना शाहिद। ये मैडम, इनके पास ये हैं, ये जमात ए उल मोमिनात जो है या जैश उल मोमिनात, जो ये जैश-ए-मोहम्मद का वुमेन विंग है जिसको लेके ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू की है, उसकी ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट और ये सारी चीजें कर रही हैं। और भी अब खबर आ रही है कि मैडम वहां पे इन लोगों को फंडिंग भी कर रही थी। सर, इसमें नया अपडेट और भी आया है कि ये सिर्फ उस वुमेन विंग को हेड करने के बजाय इनका ये हो रहा था कि ये जो पूरा मॉड्यूल, जो फरीदाबाद मॉड्यूल है या पूरा ये जो मॉड्यूल खड़ा हो रहा था, उसको फाइनेंस भी कर रही थी। प्लस ये उन लड़कों को या उस तरह जो अपनी एजुकेशन है, डॉक्टर की डिग्री है, उसके शैडो में ये काम कर रही थी, क्योंकि हमारे देश में तो डॉक्टर्स की बड़ी इज्जत है और उस हिसाब से तो वो एजुकेशन जो है उस डिग्री के शैडो में ये पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा इनका और भी है कि जो डॉक्टर शहीन है उत्तर प्रदेश से, और इसके अलावा ये फाइनेंस और फैसिलिटेट भी कर रही थी पूरा ऑपरेशन। अभी तक ये सिर्फ खबर है, अभी जो इस पे लेकर न्यूज आ रही है कि lady doctor from the role emerged as a critical in financing and facilitating the operation। सो यहीं से एक व्हाइट कॉलर की जो थ्योरी निकल के आती है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जो बेसिकली अगर हम देखते हैं जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो गुजरात एटीएस ने जिसको गिरफ्तार किया उसमें भी एक डॉक्टर पाया जाता है, फिर डॉक्टर शाहीना शाहिद है, डॉक्टर मुजामिल शेख है, डॉक्टर आदिल अहमद राथर है, सारे पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे लोग। कुछ लोग उसमें से पढ़ा भी रहे हैं, आने वाली जनरेशन को डॉक्टर्स को तैयार कर रहे थे। अब वो क्या डॉक्टरी पढ़ा रहे थे, ये अब सवाल आता है कि वो कौन सी डॉक्टरी पढ़ा रहे थे, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में। बात जो वो थी पहले से, जो टेररिज्म की बात होती थी कि
जो अनपढ़ है बच्चे जिन्हें बरगला करके आतंकवाद की तरफ खींच लिया गया है, वहां से बात अब बढ़ती हुई इस जगह पे आ गई है कि जो पढ़े लिखे जो एडुकेटेड लोग हैं वो भी इस एक्सट्रीम एक्ट में इन्वॉल्व हो गए हैं और अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को एज अ शैडो यूज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अगर हम देखें कि ये जो मारा गया था पाकिस्तान में आतंकवादी उसामा बिन लादेन, वो भी एक सिविल इंजीनियर था। ऐसे बहुत सारे ऐसे टेरर उसके वो थे जो कि थे, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग बस ऐसे ही हैं कि कोई भी पकड़ा गया। अब इसमें हम आते हैं तो और मैं बता रहा था, फिर जिसने ये दिल्ली में रेड फोर्ट के पास में, लाल किले के पास में जिसने ये ब्लास्ट किया है, जिसकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, मैं कहूंगा अभी, क्योंकि उमर मोहम्मद, डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये भी एक डॉक्टर था। और ये जब मैंने पहली बार इस पूरे इंसिडेंट को देखा तो, और इन सब टेरर लिंक्स जितनी आई, गुजरात एटीएस में चाहे रेशन पॉइजन की खबर आ रही हो, चाहे ये डॉक्टर मैडम की गिरफ्तारी की खबर हो, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल शेख की गिरफ्तारी की खबर हो, चाहे उससे पहले राथर की गिरफ्तारी की खबर हो, अगर हम इनको एक साथ देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर उमर जो उमर था, वो कहीं ना कहीं उसको ये था कि ये फंस गया मामला। हाँ, जिस तरीके से अगर आप चैन क्रोनोलॉजी पूरा देखेंगे, जम्मू कश्मीर में रेड पकड़ना, वहां से गिरफ्तारी होना, फिर उसकी कंटिन्यूटी में फरीदाबाद में होना, इस तरीके से हुआ कि अब जो है बात, जो पूरा मॉड्यूल था या इनका जो भी प्लान रहा होगा इन फ्यूचर के लिए, वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवली काम करती हुई नजर आ रही है। तो पूरा ये जो कार्यक्रम हुआ वो सडन वाला इसके हिसाब से लगता है। लेकिन सर, इसमें एक बात आपने, एक और खबर इमर्ज हो रही है कि इन सभी ने एक दूसरे से जो सोशल मीडिया उससे कोऑर्डिनेट किया है और उससे बात की है, एक दूसरे से कम्युनिकेट की गई है टेलीग्राम के थ्रू। और इस एक मैसेजिंग ऐप से इन्होंने एक दूसरे से बात की है ऐसा। और इस एंगल से और खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ग्रुप है जैश ए मोहम्मद, उससे भी ये कम्युनिकेशन में थे और इन्होंने सोशल मीडिया का जो कम्युनिकेशन वे है उसके माध्यम से एक दूसरे से बात की है। और इन लोगों की बात, ये टेलीग्राम और ऐसे कई सारे ऐप्स हैं। अगर हम पुराने कुछ केसेस को देखेंगे तो कई लोगों ने प्लेइंग एप्स जो हैं, जो गेम्स, ऑनलाइन गेम्स के प्लेटफॉर्म है, वहां से भी चैटिंग्स की ऐसी खबरें आती थी। तो ये तो बहुत कॉमन है कि अलग अलग चीजों से ये लोग चैटिंग करते रहते हैं। एक बड़ी खबर जो ये आई है कि टेलीग्राम पे मिलियंस के यूजर भी हैं, उनमें कई सारे आतंकी वो ग्रुप्स भी हैं। तो ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक रही हैं। फिलहाल कितने लोगों की खबर की मरने की खबर आ चुकी है? करीब 13 लोग मारे अभी तक 13 लोगों की मरने की खबर है और 13 लोगों की मरने की खबर है। घायलों की संख्या भी धीरे धीरे से बढ़ी है। अच्छा, ये जैसे जैसे ये खबर आ रही थी ना, ये इस बीच में एक और खबर ट्रिगर होती है। ये खबर उससे पहले ही हालांकि आ गई थी कि रशिया में एक पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। वो आईएसआई का एजेंट रशिया में S-400 इसकी टेक्नोलॉजी चोरी करना चाहता था। वो रशिया का Mi-8 और Mi-8 TSHV-VA मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की टेक्नोलॉजी को भी चोरी करने की कोशिश कर रहा था और उसको पाकिस्तान लेके जा रहा था। अब S-400 की टेक्नोलॉजी को क्यों चोरी करना चाह रहा था, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ, चोरी करने का काम पुराना है। चोरी करने का तो काम पुराना ही है, लेकिन S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में जितनी इनको चोट दी थी, वो बहुत जरूरी हो जाता है कि इनको ये पता चले कि हाँ, हम भी कुछ ऐसा बना पाए। क्योंकि इनका जो चाइनीज वर्जन का एयर डिफेंस सिस्टम था वो तो सोता रह गया था उस पूरे टाइम पे। हाँ, इसके अलावा सर, रूस के अलावा सर, अमेरिका से भी एक बड़ी खबर है। अमेरिका से बड़ी खबर ये है कि जो शटडाउन चल रहा था उसको एंड करने की स्थिति बन रही है। यूएस सेनेट अप्रूव बिल्स टू एंड शटडाउन सेंडिंग टू द हाउस। 40 डेज से प्लस जो शटडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। कई लोग अनपेड लीव पे थे, कई लोग जो एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुआ था, वो सब अब पूरा जो शटडाउन है वो खत्म होने के कगार पे है। अगर ये बिल पास हो जाती है, हालांकि ये अमेरिका के लिए काफी राहत की खबर होगी, वहाँ के लोगों के लिए काफी राहत की बात होगी। अच्छा, ये अभी जो हमारे यहाँ पे ये टेरर अटैक हुआ है, ये इसको लेके अभी कुछ ये नहीं कहा जा रहा था। अभी गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कहा है कि यह आतंकवादी हमला है या नहीं है, लेकिन
हमारे प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री दोनों का लगभग सिमिलर बयान आया है कि जो लोग भी इसके आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाए। ये खबर जब आई थी, जब पहली बार सरफेस हुई थी, उसके बाद अगर पाकिस्तानी सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जाए, जो खबरें लगातार ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया पे आने लगी थी, पाकिस्तानियों ने पहले डिफेंसिव खेलना शुरू कर दिया था कि नहीं हम ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। वो उन्हें डर लगने लग गया होगा ऑपरेशन सिंदूर का, उन्होंने अपनी नेवी और एयरफोर्स को। लेकिन मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है, एक खबर आती है अब थोड़ी देर पहले, इसको हम टीसीडी में लेके जाना चाहिए, और ये अच्छी खबर है कि सुसाइड बॉम्बिंग इन इस्लामाबाद किल्स 12। अगर आप नंबर की देखेंगे तो 12 लोग मारे गए हैं। ये भी एक कार में ब्लास्ट हुआ है, ये भी एक अच्छी जगह पे ब्लास्ट हुआ, यानी कि पाकिस्तान में एक कोर्ट परिसर के आसपास में ये हुआ है। और ये बोल रहा है कि मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट आया है, जो बस बयान देने के लिए अभी इंटीरियर मिनिस्ट्री कुर्सी पे बैठा, और उसने बोला कि बॉम्बर वाज प्लान टू अटैक द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाउस बट वाज अनेबल टू गेट इनसाइड, इसलिए उसने बाहर खुद को ब्लास्ट कर लिया। जब इस खबर के हम लोग तह में जाते हैं तो टीटीपी ने अपने किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इसमें मना कर दिया है। टीटीपी का कहना है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें नहीं आते हैं। अब जब इस खबर को देखते हैं तो क्या लगता है कि ये सर, जो अभी तक खबरें हैं उस हिसाब से तो ये है कि वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ जिसमें से 12 लोगों की मौत हुई, 24-25 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, और ये एक नॉर्मल ब्लास्ट की तरह ही कहा जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया में। लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। कुछ सिमिलैरिटीज नहीं दिख रही है? मैं बताता हूँ, बताइए। ये जो पाकिस्तान में ये ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट की सिमिलैरिटीज देखते हैं तो टीटीपी ने मना कर दिया है कि हमने ये कोई ऐसा तो उन्हें हमला नहीं किया। टीटीपी पे ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो इंडिया पे ये लगा रहे थे ऑपरेशन, मुझे तो ये फॉल्स फ्लैग की तरह दिख रहा है। अभी इसमें एक्सपर्टीज की जरूरत है कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे तो अगर फर्स्ट हैंड पे अगर मैं देखना चाहूँ कि ये कैसा ऑपरेशन है तो ये मुझे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे रेड फोर्ट पे अटैक होता है और इसके बारे में लोग बातचीत करना शुरू करते हैं, उस टाइम पे उसके कुछ ही समय पहले पाकिस्तान से एक ट्वीट आता है DGISPR का। DGISPR लिखता है 6:52 पे ये रेड फोर्ट में ब्लास्ट होता है। 6:47 पे एक DGISPR का ट्वीट आता है कि ऑन नाइट 1 नवंबर 2025, फोकस करना, on night 1 November 2025 security forces conducted an intelligence based operation in Kalat district of Balochistan on reported presence of terrorists belonging to Indian proxy Fitna al-Hindustan। फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान, एक तो ये बढ़िया इन्होंने टर्मिनोलॉजीज तो अच्छी यूज करते हैं। During the conduct of operation, own troops effectively engaged the terrorist location and resultantly 4 India-sponsored terrorists were sent to hell। Weapons and ammunition were recovered, blah 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 blah। ये इन्होंने बात कही है। एक है कि आपने 1 नवंबर को ये ऑपरेशन किया और आपको अचानक से याद आता है अरे हमें इसके बारे में एक ट्वीट डाल के लोगों को जानकारी, वो भी 10 तारीख को। टाइमिंग देखिए आप, 10 नवंबर 6:47 PM पर इनको ये ध्यान आता है कि हमने एक ऑपरेशन 1 तारीख को किया था, हमें लोगों को जानकारी भी देनी है, लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान में एक और सिमिलर अटैक होता है, एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है, 12 लोग ही मारे जाते हैं और कहा जा रहा है कि ये भी एक सुसाइड अटैक था। ये एक फिदायीन हमला था जो हुआ था। हालांकि जो वहां पे फिदायीन हमले करता है टीटीपी, उसने बोला है कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया है पाकिस्तान में, जो फिलहाल के सोर्सेस कह रहे हैं, फिलहाल की जो रिपोर्ट्स कह रही हैं। देखिए, पाकिस्तान पे भरोसा करना तो हमेशा ही मुश्किल रहता है और उनके बयान और उनके एक्ट्स में हमेशा ही डिफरेंस रहता है। फिलहाल तो कहना बहुत मुश्किल है कि उनका अभी इस पूरे इंसिडेंट को लेके क्या स्थिति है, लेकिन हमारे यहाँ जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उस पर तमाम एजेंसियाँ जिसकी जांच में जुट गई हैं और जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये आपको और कोई अपडेट आ रही है इस पूरे न्यूज़ में? सर, इसमें तो एक मिनट, दुनिया भर के देशों ने शॉक शो किया है और कंडेम किया है पूरे इस इंसिडेंट को। दुनिया का तो काम है, दुनिया कंडेम कर लेगी, उसके बाद थोड़े दिन बाद डिप्लोमेटिक चैनल्स खुल जाते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ करिए आप ये चीज़ नहीं करिए। इसके अलावा सर 3 और डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही डिटेन किए गए हैं।
वो जो लेबोरेटरी से हाँ। पकड़े गए हैं। 3 और डॉक्टरों को उसी यूनिवर्सिटी से एनआईए ने डिटेन किया है। ये एक ओके। इसमें नया अपडेट आया है। क्या है उनके नाम कुछ आया है? नाम या डिटेल को लेकर 3 डॉक्टर्स, मतलब नहीं, नाम को लेकर तो सर अभी कोई खास डिटेल नहीं आया है, लेकिन ये है कि 3 और डॉक्टर वहां से डिटेन किए गए हैं। सो एक बार मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। करीब 4:32 पे डॉक्टर शाहिना शाहिद को गिरफ्तार किया जाता है। कहा जा रहा है कि 4 बजे ये गाड़ी सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में गई थी। सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में इस गाड़ी को खड़ा किया गया और वहां पे वेट किया जाता है थोड़ी देर क्या 2 घंटे के आसपास वेट किया जाता है। 6 बजे गाड़ी पार्किंग से निकलती है, वो एक रेड लाइट पे पहुंचती है। करीब 6:52 पर यह ब्लास्ट होता है। अब कई स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि क्या डॉक्टर उमर वहां जो उसका कार में मौजूद था वो किसी लॉजिस्टिक सपोर्ट का वेट कर रहा था या वो किसी और के इशारे का वेट कर रहा था कि एक इशारा मिलने पर वो ये इस हमले को अंजाम देगा या कुछ और था। ये सारी चीजें अभी हमें देखने की बात है और धीरे धीरे इस पे जैसे जैसे जांच होते जाएंगे, जैसे जैसे मीडिया में खबरें आएंगी, हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मेकिंग मटेरियल जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और अन्य तमाम चीजें मिली हैं। कई सारे वेपन्स मिले हैं और इस पूरे जो टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है उसको व्हाइट कॉलर कहा जा रहा है। व्हाइट कॉलर इसको क्यों कहा जा रहा है व्हाइट कॉलर टेरर? क्योंकि इनमें डॉक्टर्स, एकेडमिशियंस, ऐसे प्रोफेशनल्स को पकड़ा गया है जिनका काम है, जो पढ़ाते हैं, जो बेसिकली शांति की बात और ये सारी चीजों की बात करते हैं। इसलिए इसको व्हाइट कॉलर लूज टर्म में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहा जा रहा है। और इस पूरे जो ये पूरा घटनाक्रम है इसकी जांच, इसके तार जो है पुलवामा से शुरू होते हैं, हरियाणा में जुड़ते हैं, फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मिलता है। उसके बाद लखनऊ की एक डॉक्टर शाहिना शाहिद को भी गिरफ्तार किया जाता है और जैश ए मोहम्मद की वो कही जा रही है जो वुमेन विंग अभी शुरू की गई है उसकी हेड थी, उसकी इंडिया में उसको उसके लिए काम दिया गया था, उसको जिम्मेदारियां दी गई थी और वो इन लोगों को फंडिंग कर रही थी। राम और कुछ नहीं सर, फिलहाल तो यही बड़ी खबरें हैं जो चल रही हैं और इसके अलावा तो अभी कोई खबर बड़ी नहीं आई है। इसमें कोई खास अब बड़ी खबर जो भी अपडेट्स आए हैं हमने आपको दिए हैं इस बारे में। ये कुछ अपडेट्स हैं जो चल रहे हैं। ये फिदाइन हमला है, इसमें गुजरात का एक बड़ा मामला आया है। जो गुजरात अलग है इस मामले में कि उसमें एक डॉक्टर और है और उसके साथ 2 और लोग पकड़े गए हैं। वो रशियन पॉइजन बना रहे थे, वो एक मास किलिंग की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इस अटैक को फेल कर दिया गया है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। पूरे इस घटना में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं सर। एक तो जम्मू कश्मीर फरीदाबाद ये एक अलग चल रहा था। गुजरात एटीएस ने जो कार्रवाई की है वो एक अलग कार्रवाई की है। दोनों पैरेलल रही हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य देश में आतंक को फैलाना ही रहा है। दोनों लगभग एक सेम पैटर्न पे कि कुछ पढ़े लिखे लोग इसमें आ रहे थे। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, इसके तार कहां से जुड़ते हैं, ये आतंकवादी कहां से, इनको कहां से ये सपोर्ट मिल रहा था, ये किसके कहने पे ये सारा प्लान कर रहे थे, या दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ अगर ये टेरर अटैक है, अगर सरकार इस पे कहती है तो ये किसका हाथ हो सकता है। इन सब चीजों पे भी नजर रखने की जरूरत है। आज के रण क्षेत्र में बस इतना ही। हम लोग कल फिर आपके पास आएंगे अगर कोई इस खबर पे कोई अपडेट होती है तो। अगर इस खबर पे नहीं तो कोई और दूसरी खबर पे हम आपको लेके जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए CFTV को और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए ताकि हमें और सपोर्ट मिले, हमें और प्रोत्साहन मिले कि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट और लेके आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।